discussed Ohm's law. Ohm's law, okay. और पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए थे? Yes, sir. है ना? आई थिंक डेफिनेशन नहीं लिखा था ना पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का? Yes, sir. बोर्ड क्लियर नहीं था उस दिन. हाँ, हम ये लिखवा देते हैं और ओम्स लॉ का स्टेटमेंट भी लिखवा देते हैं. पढ़ो तो एक बार, यदि दिक्कत है एक बार हम रिपीट कर देंगे यदि डेफिनेशन में और कॉन्सेप्ट थ्योरी में कहीं यदि दिक्कत होगा. ठीक है, हम लिखवाते हैं.
स्क्रीनशॉट लीजिए, डाउट है कहीं पे तो हम बताएंगे, देख लो एक बार, पढ़ लो। Yes, sir. Taken. देखो थोड़ा सा हम रिपीट कर देते हैं, ये दोनों फॉर्मूला का मीनिंग क्या है, ध्यान देना। पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट क्या बताए हुए थे, ये सब कुछ रेडीमेड डेफिनेशन है, एज इट इज हम लोग लर्न करेंगे। बोला गया है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज को मूव कराना है। जैसे 1 कूलम से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल एक पॉइंट का जब हम लोग बात कर रहे हैं तो 1 कूलम पे कितना वर्क डन हो रहा है चार्ज को मूव करने के लिए, उसी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। जैसे मान लो कि 1 कूलम चार्ज है काफी दूर इंफिनिटी पे, वहां से 1 कूलम चार्ज को हम मूव करा रहे हैं, मान लो कि खुद पकड़ के हम ला रहे हैं और यहां तक हम लाके रख दिए, तो हम जितना एनर्जी यूटिलाइज किए, मान लो कि 10 जूल अपना एनर्जी, हमारा इंटरनल एनर्जी गया इस वर्क को करने में, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में 10 जूल का वर्क किए। वर्क डन याद करना, और पढ़े भी हैं 8th क्लास में, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उसको मूव कराने के लिए फोर्स चाहिए और ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो चार्ज है उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो 1 कूलम चार्ज जो है उसको इंफिनिटी से एक पॉइंट तक मूव कराया जा रहा है, जितना वर्क डन होगा, मान लो कि 10 जूल का वर्क हुआ यहां तक आने में, तो हम बोलेंगे कि भाई इस पॉइंट का, ये पॉइंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, कि कभी भी इस पॉइंट तक चार्ज को कैरी किया जाएगा तो यहाँ पे 10 जूल का वर्क होना है। ठीक है, हाँ, यदि ऐसा दे दे कि हम 10 कूलम चार्ज को कैरी कराए हैं, तो पता चला 10 कूलम चार्ज को कैरी किए हैं, तो वर्क डन कितना हमको हुआ 100 जूल। तो डेफिनेशन तो कहता है पोटेंशियल किसी पॉइंट का निकालते हो तो 1 कूलम चार्ज के लिए निकालो, 10 के लिए नहीं। तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, जितना मूव किया गया है इंफिनिटी से एक पॉइंट तक, टोटल वर्क डन बाय टोटल चार्ज हम ले लिए, तो पता चल गया दैट इज 10 जूल इज वर्क, 10 जूल वर्क इज डन इन ईच कूलम ऑफ चार्ज, 10 जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को ही हम लोग बोलते हैं वोल्ट, मतलब 10 वोल्ट। उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट। पोटेंशियल समझे, पोटेंशियल क्या होता Yes, है। sir. अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, यदि ऐसा है, मान लो 1 कूलम चार्ज जो कैरी किया गया था पॉइंट ए तक, वर्क डन है 10 जूल 1 कूलम के लिए, यदि हम डिस्प्लेसमेंट कम है यहीं तक लाए, तो हो सकता है यहां तक लाने में चूंकि डिस्टेंस कम कवर करना पड़ रहा है इसलिए वर्क डन भी कम होगा, सपोज 8 जूल का वर्क होगा, तो हम बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज 8 वोल्ट, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज 8 वोल्ट। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, तो सिंपली बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी।
जब भी हम लोग करेंगे हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल को पहले लिखेंगे, तो हम बोलेंगे इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट और ये 8 वोल्ट है, फाइनली 2 वोल्ट आया। मतलब ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 वोल्ट। अच्छा बताओ 2 वोल्ट का मतलब क्या? 2 जूल पर कूलम, मतलब पर कूलम चार्ज को मूव करने के लिए 2 जूल का एनर्जी लगेगा। किसके लिए? कहां पे? तो हम बोलेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। यहाँ पे 2 पॉइंट ए और बी का जब बात किया जा रहा है तो यहां से यहां तक ले जाने के लिए, क्योंकि हमने पता है कि 1 कूलम चार्ज को जब हम ए तक मूव कराए थे 10 जूल लगा, यहां तक कराए तो 8 जूल लगा। तो यदि उसी को फिर से हम ए तक ले जा रहे हैं तो और कुछ वर्क करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 2 जूल ऑफ वर्क इन ईच कूलम ऑफ चार्ज। तो यही है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। ये हाँ, ये भी बोला जा सकता है कि यदि हम यहां से यहां तक हम 5 कूलम चार्ज को मूव किए और 20 जूल का वर्क हुआ, तो हम बोल देंगे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू टोटल वर्क बाय टोटल चार्ज। तो आया 4 जूल पर कूलम, 4 जूल पर कूलम। तो हम बोलेंगे कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच का क्या है? 4 वोल्ट। 10 जूल होता तो 5 2 10, 2 वोल्ट होता। ठीक है, तो पोटेंशियल में भी ये फॉर्मूला हम लिखे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस में भी ये फॉर्मूला लिखे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वर्क का मतलब है कि चार्ज को जो मूव कराया जा रहा है इंफिनिटी से एक पॉइंट तक मूव कराया जा रहा है, उसमें वर्क डन। और यहाँ पे डब्ल्यू का मतलब है चार्ज को मूव कराया जा रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसमें कितना वर्क डन हुआ, टोटल वर्क डन बाय टोटल चार्ज। क्या समझ गए फॉर्मूला? जितना फॉर्मूला लिखे थे? यस सर, यस सर। ठीक है, मिटाना है इसको। ठीक है, देखोगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये सिग्निफिकेंस हम लोग देखते हैं बैटरी में या सेल में। जैसे सपोज 2 सेल का एक बैटरी है, करंट फ्लो कर रहा है, एक सर्किट करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव। बैटरी में दो जो टर्मिनल हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, एक्चुअल में दोनों टर्मिनल के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है। एक टर्मिनल में ज्यादा एनर्जी होता है और एक में कम एनर्जी होता है। पॉजिटिव टर्मिनल को बोलते हैं हाई पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल को बोला जाता है लो पोटेंशियल। इट मींस at that point suppose the potential is 20 volt and at that point the potential is 10 volt। मतलब VA है VB है तो VAB कितना आया 20 minus 10 that is 10 volt। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आया बैटरी का, एक पॉइंट में ज्यादा एनर्जी है, एक टर्मिनल या पॉइंट में कम एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस है, एक में ज्यादा एनर्जी और एक में कम एनर्जी। और यही पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होता है, बैटरी जो है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा पाता है। कैसे? इसके पास ज्यादा एनर्जी है, एनर्जी ज्यादा कंटेन करता है, तो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ड्रॉ करता है। ज्यादा एनर्जी होने के कारण वो खींचता है अपनी ओर, कैपेबल है ड्रॉ करने के लिए। और इलेक्ट्रॉन्स पर तब तक वो फोर्स लगाता है जब तक यह हाई पोटेंशियल मेंटेन किया है। मान लो कि बैटरी यूज होते होते 10 वोल्ट है इसका भी 10 वोल्ट हो जाएगा, एनर्जी कम होते होते 10 वोल्ट हो गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तब बोलते हैं बैटरी डिस्चार्ज कर गया। फिर से हम लोग चार्ज करते हैं बैटरी को।
ठीक है, तो बैटरी है तो बैटरी में इसी कॉन्सेप्ट पे उस पर एनर्जी स्टोर कराया जाता है ज्यादा, कि एक में ज्यादा एनर्जी एक में कम एनर्जी है, तो क्या करेगा, नेगेटिव टर्मिनल से एक इंड से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करेगा। और इलेक्ट्रॉन्स जब ड्रॉ होगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, और हम लोग पता है कि करंट फ्लो होता है, इसका मतलब क्या है, चार्ज फ्लो होता है। और एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होता है कोई सर्किट में, उसी को हम लोग करंट बोलते हैं, अमाउंट ऑफ करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है। इलेक्ट्रॉन्स इसलिए वह पॉजिटिव टर्मिनल के लिए और जा रहा है क्योंकि वह जानता है कि वही उसके पास ताकत ज्यादा है, उसके पास एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, बोल सकते वो राजा है, हमको जाना ही पड़ेगा उसके पास। ठीक है, तो इस तरह से। और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है तब इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ नहीं होता है, तब बैटरी डिस्चार्ज, तब करंट फ्लो नहीं हो सकता है। ठीक है, दैट इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड कौन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। बिल्कुल उसी तरह का जैसे हाई पोटेंशियल यहाँ पे देख रहे हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो कर रहा है, इसको हम लोग कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बाद में डिस्कवर किया गया, पहले से ही हाई पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल जो मेंटेन था, वो पता चला कि भाई कभी भी कुछ चीजें मूवमेंट होता है तो हाई टू लो होता है, तो करंट का मूवमेंट बोला गया पॉजिटिव टू नेगेटिव, कन्वेंशनल करंट के नाम से जाना गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। और पॉजिटिव से नेगेटिव जो करंट फ्लो कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो यही एक रीजन है कि जो करंट है वह एक स्केलर क्वांटिटी लिया जाता है, क्योंकि इसका एक डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है। करंट का मतलब क्या, चार्ज का फ्लो होना पर सेकंड। लेकिन इलेक्ट्रॉन में चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जिस ओर, टुवर्ड्स यू, करंट आपसे इसके अपोजिट जाएगा, करंट इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम यू, मतलब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। वहीं यदि प्रोटॉन हो, पॉजिटिव चार्ज हो, जिधर करंट उधर ही चार्ज, मतलब चार्ज जिधर मूव कर रहा है उधर ही करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जिधर चार्ज उधर करंट, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में अपोजिट है, तो इसीलिए एक डेफिनेट डायरेक्शन नहीं रख रहा है, इसलिए इसको हमेशा स्केलर क्वांटिटी ही माना जाता है। हम लोग डायरेक्शन भले दिखाते हैं लेकिन ये एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, समझ गए पोटेंशियल Yes, डिफरेंस का यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है। yes, ओके ना, sir. चलो अब लिखवाते हैं ओम्स लॉ। एक बार हम समझा देते हैं ओम्स लॉ को, फिर स्टेटमेंट लिखाते हैं। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट में है, amount of current flowing through an electric circuit is directly proportional to potential difference across the ends of the conductor। मतलब कंडक्टर, ध्यान देना, कंडक्टर क्या, मान लो कि एक बल्ब चला रहे हैं, तो एक वायर होगा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, एक वायर होगा नेगेटिव टर्मिनल। तो ये दोनों टर्मिनल का कनेक्शन हम एक बैटरी से किए, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट। तो हम बोलेंगे बैटरी का इंड का पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, वायर कनेक्ट हुआ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में, तो वायर के इंड का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 10 वोल्ट। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा वायर के इंड्स पे, उसी के अकॉर्डिंग करंट फ्लो होगा। यदि पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट कम फ्लो होगा, ज्यादा है तो ज्यादा फ्लो होगा। जैसे एक छोटा सा बैटरी लिए, वो प्रैक्टिकल के लिए जो 9 वोल्ट का आता है, उससे हम लोग करंट सर्किट बनाएंगे, करंट फ्लो होगा, बहुत कम करंट फ्लो होगा, एलईडी बल्ब जलेगा 1 2 5। उससे हम बोलेंगे फैन चलाएंगे तो नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम है,
वायर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कम मेंटेन कर रहा है तो करंट भी कम जाएगा और उतना कम करंट से फैन चलने वाला नहीं। तो आप ये लॉजिकली भी समझ सकते हो, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना ज्यादा होगा, यही है ओम्स लॉ। ठीक है। हाँ, इसमें एक टर्म ये भी इन्वॉल्व है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या, याद करना हम बताए हुए थे, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द वायर। यदि वायर का टेम्परेचर यदि बढ़ाया जाए, टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि हम 10 वोल्ट का बैटरी लगाए, 1 एम्पियर का करंट फ्लो किया, हम क्या किए 20 वोल्ट का बैटरी लगा दिए, 20 वोल्ट का बैटरी लगा दिए तो पा रहे हैं कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो किया। 30 वोल्ट का बैटरी लगाए, मान लो 3 एम्पियर करंट फ्लो किया। एक हम वैल्यू लिए हैं, रियलिस्टिक डाटा नहीं है क्योंकि 1 एम्पियर करंट बहुत बड़ा वैल्यू होता है, यहाँ 0.1 0.2 होना चाहिए, या ऐसे भी लिख सकते हो, चलो हम लिख देते हैं 0.1 0.2। 1 एम्पियर करंट बहुत बड़ा वैल्यू होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे बैटरी का करंट भी बढ़ रहा है, लेकिन हाँ ऐसा भी हो सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं करंट नहीं बढ़ रहा है। क्यों? हम क्या किए, पोटेंशियल डिफरेंस 10 से 20 कर दिए, लेकिन वायर का टेम्परेचर भी बढ़ा दिए। टेम्परेचर बढ़ाने से अपोजिशन बढ़ गया, रेसिस्टेंस बढ़ गया, और रेसिस्टेंस बढ़ने के कारण, अपोजिशन बढ़ने के कारण क्या है, करंट जो बढ़ रहा है उसको ब्लॉक किया, कम किया। तो वही हो सकता है 0.1 एम्पियर से 0.1 एम्पियर ही रहा, तो हम बोलेंगे यहाँ तो गलत हो गया। ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट नहीं बढ़ रहा है, तो वहां पे बोल दिया गया कि जो एक्सटर्नल फिजिकल प्रॉपर्टीज है वही चीजें जो है उसको कांस्टेंट रखेंगे। सर्किट जो है वही सर्किट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वायर लंबा ले लें, मोटा ले लें, पतला ले लें, ऐसा नहीं। जैसा हम लिए हैं वो एपरेटस को एज इट इज रखेंगे, टेम्परेचर भी बढ़ाएंगे नहीं, तब हमें सही रिजल्ट आएगा। जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। ठीक है। तो ये है I प्रोपोर्शनल टू V, और प्रोपोर्शन का साइन हम जब हम लोग हटाएंगे तो इक्वल टू देंगे और एक कांस्टेंट देंगे। याद करना, प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जरूर आता है इक्वल टू के बाद। तो यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। क्यों? आप समझ सकते हो, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो आ रहा है वो रेसिस्टेंस है। आप समझ सकते हो कि करंट और रेसिस्टेंस इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। यदि रेसिस्टेंस कम है, अपोजिशन कम है, तो करंट ज्यादा होगा। ठीक है। तो इनवर्स रिलेशन है, इसलिए यहाँ पे रेसिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्योंकि I और R इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या समझ गए? बिल्कुल यही है ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, स्टेटमेंट हम लिखाते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स होगा इसी से रिलेटेड, देखोगे एक्सरसाइज में 2-3 होगा, बहुत छोटा छोटा सा। अभी एट ए टाइम बना लो, खुद बना लो, हम कुछ टाइम देंगे, खुद सर एक बनाओगे डाउट अभी। था यदि सर। फंसोगे तो हम बताएं। हाँ, यहाँ से रिलेटेड कि कहाँ पे? नो सर, बुक में एक लाइन दिया हुआ सर, वहां से डाउट था। अच्छा ठीक है, पढ़ लो, हम बताते हैं फिर लिखवाते हैं, बोलिए। सर यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप का दिया हुआ सर कि I इज इक्वल टू N1 इन ब्रैकेट प्लस Q1 माइनस N2 इन ब्रैकेट माइनस Q2 इज इक्वल टू N1 Q1 प्लस N2 Q2। सर ये समझा दीजिए, नहीं समझ आया है। I इक्वल टू, यस सर। सर एक नोट में दिया हुआ है कि इन एन इलेक्ट्रोलाइट द करंट फ्लोज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ बोथ द पॉजिटिव आयंस and the negative ions. In 1 second, if N1 positive ions are carrying a charge Q1 move in one direction and N2 negative ions each carrying a charge Q2 move in opposite direction, the total current will be, और सर फिर वो फॉर्मूला दिया बस। देखो ध्यान देना, करंट का फॉर्मूला क्या है, I इक्वल टू Q बाई T। ठीक है,
Q अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा, तो हम बोलेंगे Ne। E का मतलब इलेक्ट्रॉन्स में जितना चार्ज होता है, और E का मतलब ये भी है प्रोटॉन में जितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव और प्रोटॉन में पॉजिटिव। तो देखो कोई इलेक्ट्रोलाइट जब है बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए, तो वहां पे चार्ज मूव कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा कैथोड की ओर, नेगेटिव टर्मिनल की ओर, और नेगेटिव चार्ज जो है, मान लो कि जो नेगेटिव चार्ज रख रहा है जैसे Cl माइनस, वो मूव करेगा एनोड की ओर, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो यहाँ पे मूवमेंट दोनों ओर हो रहा है। तो क्या यहाँ पे चार्ज के लिए टोटल काउंट करेंगे? नहीं, किसी एक को काउंट करेंगे। ठीक है, तो टोटल चार्ज वहां पे वही है, पॉजिटिव मतलब सम लिया गया है। वहां पे क्या किया गया है? सम किया गया है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। समझे? वहां पे यही वैल्यू निकालने के लिए लिया गया है। ओके, Yes, sir. Thank you, sir. ठीक है, चलो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखाते हैं। अच्छा देखोगे, ध्यान देना, इसमें और एक चीज हम बता देते हैं। हो सकता है कि अभी ये इस पैटर्न का क्वेश्चन ना हो, कैन में कंफर्म मिलेगा आपको, तो बता दे रहे हैं जब यहां तक हम बताए हैं। और चूंकि आप 9th क्लास में स्लोप निकालना सीख रहे हो ग्राफ का, ठीक है, तो हम जब देखोगे, यदि हम क्या करते हैं, ये जो डाटा लिया गया कि पोटेंशियल डिफरेंस ये सारे हैं, करंट ये है, यदि हम इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं ऐसे। देखो एक डाटा इस तरह से दे दिया, जब ये जो हम एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिक सर्किट में बता रहे थे कि 10 वोल्ट का बैटरी लिए 0.1 एम्पियर करंट जा रहा है, डबल किए करंट भी डबल हुआ, ट्रिपल किए करंट भी ट्रिपल हुआ। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि रेसिस्टेंस निकालो। ठीक है, तो ध्यान देना, अभी आपके पास तो ये फॉर्मूला है I इक्वल टू V/R, तो आप ये तो कर सकते हो, R ऊपर गया तो V नीचे आया, I नीचे आया, आप ये करके निकाल सकते हो V/I, V है I है, 10/0.1 करोगे 100 ओम, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम, 100 ओम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो आ रहा है। लेकिन कभी कभी क्या करेगा, आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोल देगा और बोलेगा बाय यूजिंग द ग्राफ फाइंड रेसिस्टेंस, बाय यूजिंग द ग्राफ फाइंड रेसिस्टेंस। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ग्राफ हम लोग बना लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ दे दिया और बोलेगा बाय द गिवन ग्राफ फाइंड रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इसको चलो सबसे पहले हम लोग प्लॉट करते हैं, VI ग्राफ बनाएंगे। मान लो कि ये V है और ये I, करंट एम्पियर में है और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में। सपोज ये 10 है, ये 20, ये 30, 40 सो ऑन, 0.1, 0.2, 0.3 सो ऑन। 0 पे 0 पाया गया कि यदि हम 0.1 करंट है तब 10 वोल्ट पे, ये 0.2 है 20 पे, 0.3 है 30 पे। यदि हम इसको मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे,
यदि ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। मान लो कि स्ट्रेट लाइन थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, इग्नोर, ये हम ग्राफ में बनाते तो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन होता। तो आपके पास गिवन है VI ग्राफ। VI ग्राफ से आप रेसिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो सिंपल, आप बोलोगे द स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेसिस्टेंस। तो यहां से देखो ग्राफ का यूज कर रहे हैं और रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे। रेसिस्टेंस इक्वल टू स्लोप ऑफ VI ग्राफ। तो आर, अच्छा स्लोप कैसे निकालते हैं बताओ? स्ट्रेट लाइन चैप्टर, जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन आप चैप्टर पढ़े थे वहां पे जानते होंगे। स्लोप कैसे निकालते हैं याद करना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, स्लोप निकालते थे, वेलोसिटी निकलता था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्लोप निकालते थे, एक्सेलरेशन निकालता था। क्या करते थे याद करो, याद आ रहा है? याद करो, ग्राफ को हम लोग वर्टिकल में देखेंगे, वर्टिकल चेंज बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। याद आया? Yes. वर्टिकल चेंज बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, या चेंज अलोंग वाई एक्सेस बाय चेंज अलोंग एक्स एक्सेस। तो ये वर्टिकल चेंज क्या? तो ग्राफ स्टार्ट हुआ यहाँ पे, खत्म हुआ यहाँ पे, फाइनल इनिशियल। फिर ग्राफ हॉरिजॉन्टल में ले जाते हैं, फाइनल इनिशियल। वैल्यू 30/0.3, पॉइंट वहां काटेंगे तो 100, दैट इज रेसिस्टेंस इज 100 ओम। समझ गए VI ग्राफ से कैसे हम लोग रेसिस्टेंस निकालेंगे? Yes, sir. ठीक है, ध्यान देना। कभी कभी क्या करता है, V यहाँ I यहाँ पे है, VI इसलिए बोलते हैं, वर्टिकल को पहले बोलते हैं। ST ग्राफ है, S यहाँ होगा, ST ग्राफ। कभी कभी IV ग्राफ दे देता है, I यहाँ और V यहाँ। तो क्या स्लोप निकालेंगे और निकल जाएगा रेसिस्टेंस? नहीं, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल निकलेगा, उसको पलटो फिर रेसिस्टेंस निकलेगा। तो नोट के तौर पर ये भी लिख लो, स्लोप ऑफ IV ग्राफ, I वर्टिकल रहेगा और V हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो वहां पे जब स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या निकलेगा? 1/r निकलेगा। तो वहां से जो वैल्यू निकलेगा 1/r निकलेगा। तो वैल्यू को फिर रेसिप्रोकल ले लो तो r निकल जाएगा। समझे या एग्जांपल से बताएं? Sir, समझ गए। Yes, sir, समझ गए। स्क्रीनशॉट ले लो। Yes, sir, ठीक है। ठीक है। Yes, sir.
स्टेटमेंट पढ़ लो, कोई डाउट है तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। No, sir, no doubt. ओके, मिटाए? Yes, sir. ठीक है, देखोगे उसने रेसिस्टेंस लिखा दिए थे, बता दिए थे, रेसिस्टिविटी भी कभी कभी दे देता है। व्हाट इज रेसिस्टिविटी? तो कैसे डिफाइन करोगे देखो। स्क्रीनशॉट लो, हम समझा देते हैं एक बार। Yes, sir, written. देखो ध्यान देना, बताए हुए थे कि कोई एक कंडक्टर है, बैटरी से कनेक्ट किए, करंट फ्लो कर रहा है, उसमें एक अपोजिशन क्रिएट होता है जिसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और मटेरियल पे, 4 चीजों पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर जब करंट फ्लो कर रहा है तो ये मानते हैं कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, इसलिए इन्वॉल्व नहीं की। तो यहाँ पे 3 चीजें तो आई इस फॉर्मूला में।
रेसिस्टेंस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितना लंबा वायर उतना ज्यादा ऑपोजिशन क्रिएट होता है, एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थिकनेस यदि बढ़ेगा वायर का तो ऑपोजिशन कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए ज्यादा एरिया मिलेगा तो वो नंबर ऑफ कॉलिजन कम हो जाएगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। प्रोपोर्शन का साइन हटाए तो हमेशा इक्वल टू देके एक कांस्टेंट देते हैं, एक कांस्टेंट दिए, और ये कांस्टेंट एक्चुअल में है क्या, तो हम बोलेंगे ये एक कांस्टेंट है जो मटेरियल पे डिपेंड करता है, मतलब वायर के लिए कांस्टेंट है, वायर किस मटेरियल का बना हुआ है, तो वही where rho is a constant called resistivity of the wire। the wire का मतलब क्या है, क्या कांस्टेंट ये हर वायर के लिए सेम है, नहीं, कांस्टेंट फॉर द वायर मतलब वायर के लिए फिक्स्ड है। वायर यदि हम दूसरा मटेरियल का लेंगे तो ये कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा, रेसिस्टिविटी का भी वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यही है रेसिस्टिविटी क्या है। बिल्कुल यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि सर इट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, ऐसा तो लैंग्वेज नहीं आया, जरूरी नहीं है कि ऐसा लैंग्वेज आए। रेसिस्टिविटी के बारे में आ गया कि रो क्या है, रेसिस्टिविटी बोलते हैं, और एक तरह से ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल जिस तरह का है, उसका कॉन्फ़िगरेशन जिस तरह का है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जिस तरह से है, कोई कम रेसिस्टेंस क्रिएट करता है, कोई ज्यादा, ठीक है। और ये पाया गया कि सबसे कम रेसिस्टिविटी किसका है, सिल्वर का, तो इसको बेस्ट कंडक्टर बोलते हैं। रेसिस्टेंस आप देख सकते हो रेसिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है, रो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे, टेम्परेचर पे भी होगा लेकिन वो अभी डिस्कस नहीं कर रहे, तो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। मटेरियल अलग तो रेसिस्टिविटी भी चेंज होगा, अलग होगा। इसी को यदि हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू में यदि हम लोग डिफाइन करना चाहें, ये डेफिनेशन सबसे बढ़िया है, बाकी बुक में इसको इस ढंग से भी डिफाइन करता है, ये दोनों हम करा दिए, एग्जाम में आएगा, दोनों में से कोई एक लिखना, दोनों लिखने का जरूरत नहीं, दोनों में मार्क्स मिलेगा। ऐसे भी बोल सकते हैं, यही स्टेटमेंट को हम फिर से रिपीट किए, इक्वल टू दिया रो एल बाय ए। अब यहाँ पे रेसिस्टिविटी जो आया, ठीक है, ये रेसिस्टिविटी है, वेयर रो इज रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर, यहां भी लिखना होगा। रेसिस्टिविटी है जो वायर के लिए फिक्स्ड है, पर्टिकुलर वायर, वायर चेंज तो वो वैल्यू भी चेंज। अब हम लोग बोलेंगे यदि हम कोई एक वायर ले रहे हैं 1 मीटर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 पुट हुआ तो रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी के इक्वल आ गया, तो हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टेंस ही है, लेकिन वायर कैसा होना चाहिए, 1 मीटर का होना चाहिए, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। दैट इज resistivity is numerically equal to resistance of the wire, of that wire having length 1 meter and area of cross section 1 meter square, ठीक है, समझ गए रेसिस्टिविटी क्या है। Yes, sir. अच्छा ये बताना, हम शायद डिस्कस किए हो, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। सर ओम मीटर। हाँ ओम मीटर, बिल्कुल सही। चलो हम कहीं पे लिख देते हैं और स्क्रीनशॉट ले लो। एसआई यूनिट ऑफ रो इज ओम मीटर, है ना। इसी फॉर्मूला से यदि एरिया को वहां भेज दो, लेंथ को यहाँ भेज दो, तो ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर, मीटर एक कट जाएगा तो ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकता है, ओके मिटाए। Yes, sir. अच्छा अब आप लोग का काम है, आई थिंक स्टार्टिंग में प्राइमरी और सेकेंडरी सेल के बारे में है, वो चलो हम बताएंगे।
अब आगे का जितना भी हम टॉपिक बताए हुए हैं, देखो तो एक बार टॉपिक्स देखो, क्या कोई और टॉपिक बचा रहा कि कंप्लीट हो गया? एक बार देखिए। No, sir. कंप्लीट हो गया ना? ठीक है, देखो ध्यान देना, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वहां पे दिया हुआ है, डिफरेंस एक बार पढ़ो जरूर। जैसे कोई भी हम लोग घर में यूज करते हैं, तरह तरह का सेल या बैटरी यूज करते हैं, उस तरह का Excuse me, सेल। sir. हाँ बोलो। सर रियोस्टेट और रियोस्टेट बॉक्स रियोस्टेट वैसे सर ये नहीं हुआ है रियोस्टेट के बारे में। अच्छा अच्छा, ध्यान देना, उसको एक छोटा ही टर्म है, क्या है समझो। रेसिस्टेंस का बात की है, रेसिस्टेंस, ठीक है। तो रेसिस्टेंस क्या हम सर्किट के लिए बोले कि सर्किट में एक अपोजिशन क्रिएट होता है, उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। एक्चुअल में जब आप आगे और पढ़ोगे, 10 क्लास में भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो पता चलेगा कि सिर्फ सर्किट में अपोजिशन नहीं होता है, जो भी अप्लायंस है उसमें रेसिस्टेंस होगा। इवन हम लोग अप्लायंस में एक रेसिस्टेंस खुद लगाते हैं। कोई भी मान लो कि टीवी है, कंप्यूटर है, उसका जो मदरबोर्ड देखोगे उसमें बहुत सारी रेसिस्टेंसेस होते हैं। एक ऐसा डिवाइस जो रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टर, उसको बोलते हैं रेसिस्टर, ठीक है, रेसिस्टर बोलते हैं। तो मार्केट में अलग अलग रीडिंग का रेसिस्टर आता है। क्यों? जैसे ही मान लो कि करंट गया, मदरबोर्ड पे गया, कंप्यूटर के सीपीयू पे, कहीं पे करंट ज्यादा चाहिए, चलो ठीक है, कहीं पे करंट कम चाहिए, तो वहां पे करंट के अमाउंट को कैसे मैनिपुलेट करेंगे, कम कैसे करेंगे? वहां पे रेसिस्टेंस लगा देंगे 2 ओम का। कहीं पे और ज्यादा कम करंट चाहिए तो वहां 10 ओम का रेसिस्टेंस लगा दिए, ठीक है। तो रेसिस्टेंस क्रिएट जो करता है उस डिवाइस को बोलते हैं रेसिस्टर। हो सकता है देखे भी होंगे, मदरबोर्ड जब खुलता है तो इस तरह का सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल इस तरह का अलग अलग कलर का देखने को मिलेगा, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, अलग अलग कलर का देखने को मिलेगा। उसमें रीडिंग लिखा रहेगा, उसी के ऊपर लिखा रहेगा 5 ओम, 2 ओम, 10 ओम। हम लोग की वो रेसिस्टर है, रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये समझ गए व्हाट इज रेसिस्टर? Yes. ओके। अब देखो, हम लोग प्रैक्टिकल जब करते हैं, स्कूल यदि खुलता 10 में कम, 9 या 10 में प्रैक्टिकल कम कराया जाता है, आप लोग स्कूल में हो तक यदि करवाया जाता होगा तो बहुत बढ़िया। खास तौर पर 11-12 में प्रैक्टिकल बखूबी कराया जाता है, नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स ज्यादा होता है, बाकी 9-10 में तो 1-2 ही होता है। वहां पे आप जब हम लोग सर्किट अरेंज करते हैं तो एक इस तरह का डिवाइस मिलेगा जहां पे रेसिस्टेंस हम जितना क्रिएट करना चाहते हैं सर्किट पे, यदि हम 10 ओम, तो 10 ओम को एडजस्ट करके हम लगा के रख दिए तो 10 ओम ही रेसिस्टेंस क्रिएट होगा उस सर्किट में। हम यदि चाहते कि नहीं रेसिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं, 50 ओम करना चाहते हैं, तो 50 ओम एडजस्ट करके 50 ओम में टिका दिए। तो एक डिवाइस ऐसा जिसमें उसमें जो रेसिस्टेंस है वो वेरिएबल रेसिस्टेंस रखता है, उसको हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। तो वो जो वेरिएबल रेसिस्टेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं रियोस्टेट। रेसिस्टेंस को हम लोग जब डिनोट करते हैं, उसका साइन देते हैं, तो रेसिस्टेंस का सिंबल ये है। और रियोस्टेट जिसको वेरिएबल रेसिस्टेंस बोलते हैं, इसके लिए सिंबल ये।
मतलब एक तरह से वायर जो है उसको एडजस्ट करने के लिए, इधर उधर मूव करने के लिए। तो ये सिंबल है रियोस्टेट का। अब समझ गए रियोस्टेट क्या है? Yes, sir. ठीक है। बात कर रहे थे प्राइमरी और सेकेंडरी सेल का। प्राइमरी सेल जैसे वॉच में जो दीवार का जो घड़ी है उसमें हम लोग पेंसिल बैटरी लगाते हैं, ठीक है। खराब होता है फेंक देते हैं, प्राइमरी सेल है। क्यों? क्योंकि एक बार यूज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया दोनों टर्मिनल के बीच, तो और फिर से रिचार्ज नहीं होगा, फेंक देते हैं। तो जो रिचार्ज फिर से नहीं होगा उसको प्राइमरी सेल बोलेंगे। लेकिन बहुत इस तरह का पेंसिल बैटरी अभी वैसे भी आ गया है जो रिचार्ज करते हैं। जैसे पेंसिल बैटरी याद करो जो कैमरा वगैरह में लगाया जाता है, तो उसके साथ साथ एक चार्जर भी देता है। यदि बैटरी कम चार्जिंग कम हो गया है तो दोनों बैटरी को निकाल के ऐसे चार्जिंग पॉइंट में ऐसे टिका देते हैं और चार्ज कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्ज जो कर पा रहे हैं उसको बोलेंगे सेकेंडरी सेल, या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जब रहेगा तो सेकेंडरी बैटरी, ठीक है। तो प्राइमरी सेल क्या होता है? फिर से रिचार्ज नहीं होता है। और सेकेंडरी सेल क्या होता है? फिर से रिचार्ज होता है। जैसे इन्वर्टर का बैटरी, इन्वर्टर का बैटरी क्या हो रहा है? वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया 220 वोल्ट का। हम लोग हाउस होल्ड में जितना पोटेंशियल डिफरेंस यूज करते हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट। तो दोनों टर्मिनल के बीच 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। अब धीरे धीरे जब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, तो क्या इन्वर्टर का बैटरी फेंक देते हैं? नहीं, फिर से चार्ज करते हैं, या लाइन से कनेक्टेड रहता है तो फिर से चार्ज खुद ब खुद होता है, फिर से रिचार्ज हो गया, फिर से यूज होगा। तो इस तरह के सेल को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सेल। कॉन्सेप्ट क्या है? प्राइमरी सेल में जो एनर्जी स्टोर्ड है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, यूज हो गया, खत्म। लेकिन यहाँ पे ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। कहाँ पे? सेकेंडरी सेल में। क्या हो रहा है? केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हुआ जब वो चार्ज हो रहा है, फिर जब इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं बैटरी से, सेकेंडरी सेल जैसे इन्वर्टर का बैटरी, तो वो केमिकल एनर्जी चेंज हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब डिस्चार्ज करेंगे फिर वो लेगा, इलेक्ट्रिसिटी लेगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर से कन्वर्ट हो रहा है किसमें? केमिकल एनर्जी। तो ये रिवर्सिबल है और ये रिवर्सिबल नहीं, ठीक है। यही सब डिफरेंसेस है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में। तो एक बार डिफरेंस जो बुक में दिया हुआ है पढ़ोगे, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो बोलना, ठीक है। यही दो डिफरेंस देता है, इसमें और कुछ नहीं देता है, ठीक है। तो आई थिंक ये चैप्टर में और कोई टॉपिक नहीं रहा, और आगे यदि हम एडिशनल बताएंगे तो आगे बताएंगे, डोंट वरी। सर बाकी आपके सेकेंडरी और प्राइमरी सेल में एक डिफरेंस है कि एक में इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है, एक में लो होता है। सर वो पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए। उसमें पॉइंट में दिया है बुक में, ये जो बोल रहे हो। ये सर डिफरेंस में एज अ पॉइंट बस यही लिखा हुआ है कि प्राइमरी में लो होता है और सेकेंडरी में हाई होता है। देखो होता क्या है जनरली, जो सेकेंडरी सेल होता है खास तौर पर हम लोग ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस का लेते हैं, जैसे इन्वर्टर हो गया 220 वोल्ट, और प्राइमरी सेल छोटा छोटा का यूज होता है। जैसे मान लो कि पेंसिल बैटरी बोले, जैसे बोले घड़ी वाला बैटरी खत्म हो गया तो निकाले फेंक दी, ठीक है। कैलकुलेटर में बैटरी जो यूज होता है गोल सा, खराब हो गया निकाले फेंक दिए। तो जब वो छोटा सा है तो आप खुद समझ सकते हो कि रेसिस्टेंस भी तो कम ही रहेगा ना, और ये सब बड़ा होता है तो कंपैरेटिवली क्या होगा, रेसिस्टेंस क्या होगा, बड़ा होगा। समझे बात को, क्यों ये पॉइंट दिया है? यस 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 समझ गई। यही है, बस यही रीजन है, ठीक है। और कोई टर्म रह गया यहाँ पे देख लो। सर एक बार ऑल्टरनेटिंग करंट को एक्सप्लेन कर दीजिए ना। अच्छा अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट हम कभी बताया ही नहीं। बेहतर होगा नेक्स्ट क्लास के लिए रख दो, क्योंकि अभी टाइम हो चुका। नेक्स्ट क्लास में हमको याद दिलाओगे तो हम अच्छा से बताएंगे, तरह तरह के एग्जाम्पल देंगे। हालांकि अल्टरनेटिंग करंट आप बहुत अच्छे से समझोगे 10 क्लास में,
क्योंकि जनरेटर का कॉन्सेप्ट आप सीखोगे, वहां पे अच्छे से समझोगे, लेकिन यहाँ पे जहां तक समझाया जा सकता है तो नेक्स्ट क्लास में समझाते हैं, क्योंकि जल्दीबाजी में समझोगे नहीं, बोल दोगे हाँ सर ठीक है, ओके ठीक है ओके ना। सर। याद दिलाना नेक्स्ट क्लास में कि सर अल्टरनेटिंग करंट हमको जानना है, ठीक है। तो एसी और डीसी में डिफरेंस बता देंगे, ठीक है। 3-4 डिफरेंस है, एसी कहीं कहीं पे अच्छा है तो कहीं कहीं पे बुरा है, और डीसी में भी यही है, कुछ में अच्छा कुछ में बुरा, ठीक है। कहाँ क्या यूज हो सकता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, एसी और डीसी के बारे में हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। आज का होमवर्क आप लोग का ये है, क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेगा इस चैप्टर में, आराम से पढ़ोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, आंसर खुद करोगे, लिखना पेन वर्क करो, थोड़ा घर में बैठे हुए हो, एक एक लाइन में लिखोगे, और जो लेंथी क्वेश्चन है, लेंथी क्या 3-4 लाइन का, तो वो सब आप लिख के प्रैक्टिस करोगे। न्यूमेरिकल्स बहुत कम है, ठीक है। रेसिस्टेंस से रिलेटेड होगा, ओम्स लॉ से रिलेटेड होगा, 2-3 करके न्यूमेरिकल्स है, करंट से रिलेटेड है, तो पूरे चैप्टर में मुश्किल से 5-7 न्यूमेरिकल रहेगा, वो बना लेना। और कुछ एडिशनल न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में करवाते हैं, आपकी बुक में नहीं है लेकिन कर लेना बेहतर है, ओके। Yes, sir. प्रैक्टिस करोगे, एक्सरसाइज बनाओगे, ये होमवर्क है, ताकि डाउट आप पूछ सको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। वेलकम। Thank you, sir.